हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइस इस वीक का डायनामाइट शो इस साल की फुल गियर पे के बाद का पहला डायनामाइट शो था, इसीलिए फुल गियर पे के बाद क्या होता है ये सब बातें हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पता चलने वाली थी। तो इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली विलियम रीगल ने की और यहाँ पर विलियम रीगल रिंग के अंदर खड़े थे, जहाँ पर विलियम रीगल कह रहे थे कि विलियम रीगल यहाँ पर बताने वाले हैं कि विलियम रीगल ने फुल गियर पे-पर-व्यू पर जो किया वो क्यों किया है और विलियम रीगल और MJF के बीच में क्या टाइज चल रहे हैं। पर विलियम रीगल को लग रहा है कि विलियम रीगल और MJF का रिलेशनशिप विलियम रीगल एक्सप्लेन करे, इससे अच्छा अगर MJF एक्सप्लेन करते हैं तो विलियम रीगल को काफी अच्छा लगेगा। और MJF तो डायनामाइट शो के ऊपर नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, इसीलिए विलियम रीगल तो इस वीक कुछ नहीं बताने वाले। जो बात यहाँ पर विलियम रीगल कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और गाइस यहाँ पर मॉक्सली इतना गुस्से में थे कि मॉक्सली रिंग के अंदर जाते ही विलियम रीगल के ऊपर जा रहे थे। पर तभी यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन आ गए और यहाँ पर आकर ब्रायन ने जॉन मॉक्सली को रोक लिया और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए ब्रायन कह रहे थे कि ब्रायन को पता है कि जॉन मॉक्सली काफी गुस्सा है, पर ब्रायन नहीं चाहते कि जॉन मॉक्सली विलियम रीगल के ऊपर अटैक करे क्योंकि विलियम रीगल को बहुत पहले काफी सारी इंजरीज है और इसीलिए विलियम रीगल रिटायर हुए थे और विलियम रीगल दोबारा से एक्शन के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए ब्रायन मॉक्सली से कह रहे थे कि मॉक्सली विलियम रीगल के ऊपर अटैक ना करे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मॉक्सली ब्रायन की तरफ देख ही नहीं रहे थे और मॉक्सली विलियम रीगल के ऊपर काफी फोकस थे क्योंकि मॉक्सली यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। और ये देखकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर ब्रायन ने जॉन मॉक्सली को स्लैप कर दिया, जिससे कि जॉन मॉक्सली का अटेंशन ब्रायन की तरफ आए और यहाँ पर मॉक्सली गुस्से में ब्रायन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। पर ब्रायन ने मॉक्सली से माफी मांगते हुए मॉक्सली से कहा कि मॉक्सली ने भी अपने करियर के अंदर काफी बुरी चीजें की है, ब्रायन ने भी की है और विलियम रीगल ने भी की है और इनमें से कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है। लेकिन विलियम रीगल ऐसा इंसान है जिसने ब्रायन डेनियल्सन को दिखाया कि ब्रायन डेनियल्सन के फादर कौन से स्ट्रगल में से जाते थे, क्योंकि ब्रायन भी उसी स्ट्रगल में से जा रहे हैं और इस स्ट्रगल के लिए ब्रायन बचपन में अपने फादर को हेट करते थे, लेकिन विलियम रीगल की वजह से ब्रायन को स्ट्रगल पता चला और ब्रायन अपने फादर से अब प्यार करते हैं। और विलियम रीगल वो आदमी है जिन्होंने ये दिखाया है कि उनके फादर उनके लिए काफी कुछ है, इसलिए विलियम रीगल ब्रायन की लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है और ब्रायन नहीं चाहते कि मॉक्सली उनके ऊपर अटैक करे और मॉक्सली विलियम रीगल के लिए कर नहीं सकते तो ब्रायन के लिए तो ये करे, क्योंकि क्या पता किसी दिन मॉक्सली की बेटी को भी विलियम रीगल ये दिखा पाएंगे कि मॉक्सली उनसे कितना प्यार करते थे। जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही और गाइस ब्रायन की इन बातों से मॉक्सली काफी कंफ्यूज हो गए थे और यहाँ पर मॉक्सली को समझ नहीं आ रहा था कि मॉक्सली क्या करे। लेकिन ब्रायन को साइड में जाने के लिए कहने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली विलियम रीगल के ऊपर सिर्फ एक ही एहसान करने वाले हैं कि मॉक्सली विलियम रीगल को हेड स्टार्ट देने वाले हैं और मॉक्सली चाहते हैं कि विलियम रीगल मॉक्सली से दूर भाग जाए और आज के बाद विलियम रीगल मॉक्सली के सामने ना आए, क्योंकि अगर विलियम रीगल मॉक्सली के सामने आएंगे तो फिर मॉक्सली विलियम रीगल को नहीं छोड़ेंगे। जो बातें कहकर जॉन मॉक्सली ने विलियम रीगल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया और विलियम रीगल तो यहाँ से चले गए। पर गाइस अब भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखनी बाकी थी और पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि विलियम रीगल को यहाँ से जाने के लिए कहने के बाद मॉक्सली भी यहाँ पर थोड़ी बार दुखी है। पर यहाँ पर पूरा क्राउड मॉक्सली को सपोर्ट कर रहा था और सभी लोग चाहते थे कि मॉक्सली विलियम रीगल के ऊपर अटैक करे और ये डायनामाइट शो भी शिकागो के अंदर था जो कि CM पंक का होम टाउन है, इसलिए यहाँ पर क्राउड भी काफी एनर्जेटिक था और पूरे के पूरे शो के ऊपर क्राउड की बहुत ही बढ़िया इन्वॉल्वमेंट थी। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर बैकस्टेज में देखा कि रेने पैकेट कीथ ली का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी और यहाँ पर रेने पैकेट कीथ ली से पूछ रही थी कि कीथ ली और स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के बीच में जो कुछ हुआ है तो उसके बारे में कीथ ली क्या कहना चाहते हैं, जिसका जवाब कीथ ली दे पाते इससे पहले यहाँ पर स्वर्ट स्ट्रिकलैंड आ गए और रेने पैकेट यहाँ चली गई और यहाँ पर कीथ ली ने स्वर्ट स्ट्रिकलैंड से कहा कि स्वर को जो कुछ कहना है वो स्वर सोच समझ कर कहे और यहाँ पर कुछ कहने से पहले स्वर ने यहाँ पर कैमरामैन को यहाँ से जाने के लिए कह दिया और हमें कुछ ठीक से नहीं पता चला कि यहाँ पर स्वर ने कीथ ली से क्या कहा है, तो देखना पड़ेगा कि क्या इसके बाद कीथ ली और स्वर साथ आते हैं या फिर अलग होते हैं। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो का पहला मैच देखने को मिला जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर जेक हेगर खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया एक्शन पैक और एक बहुत ही फनी मैच रहा, क्योंकि जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जेक हेगर ने ऑरेंज
ऑरेंज कैसिडी के सनग्लासेस पहन लिए और ये देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी जेक हेगर के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर हेगर ने अपने साइज का एडवांटेज उठाकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी ने गुस्से में जेक हेगर की कैप पीछे फेंक दी, जो देखकर जेक हेगर तो काफी गुस्सा हो गए क्योंकि आजकल जेक हेगर को ये कैप काफी पसंद आ रही है। और ये देखकर जेक हेगर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर गुस्से में अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर कैसिडी ने जेक हेगर को रिंग के बाहर कर दिया और रिंग के अंदर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ऑरेंज कैसिडी से कैप लेने के लिए आ गई। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जेक हेगर ने अपनी कैप वापस पा ली और जेक हेगर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जहां पर जेक हेगर और ऑरेंज कैसिडी इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच चला। और जब कभी ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर मार खा रहे होते तब बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी की मदद करते, जो देखकर यहाँ पर जेक हेगर ने बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर दिया। और जेक हेगर की इस बर्ताव से गुस्सा होकर ऑरेंज कैसिडी ने जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के ऊपर अटैक कर दिया। और जैसे ही दोनों सुपरस्टार फाइनल रिंग के अंदर पहुंचे तो जेक हेगर ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करते हुए कैसिडी के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि एंकल लॉक लगा दिया, जो छुड़वाने के लिए कैसिडी हर कुछ चीजें करने के लिए तैयार थे। लेकिन जेक हेगर यहाँ पर सबमिशन नहीं छोड़ रहे थे, जो देखकर कैसिडी ने जेक हेगर की कैप उठाकर फेंक दी और इससे जेक हेगर डिस्ट्रैक्ट हो गए और जेक हेगर कैप उठाने के लिए गए। और इतने में ऑरेंज कैसिडी ने जेक हेगर के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और जेक हेगर के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया, जिससे कि जेक हेगर को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है ऑल अटलांटिक चैंपियन। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक ठीक ठाक सा मैच था, पर यह मैच खत्म होते ही यहाँ पर द फैक्ट्री आ गई और फुल गियर पेपर में फैक्ट्री ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड से हारी थी, इसीलिए यहाँ पर फैक्ट्री ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी। पर इससे पहले कि फैक्ट्री ऐसा कुछ कर पाती, सरप्राइजिंगली यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गए और गाइस यहाँ पर रैम के ऊपर जूलिया हार्ट आ गई, जिससे हम समझ सकते थे कि यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक आने वाला है। और गाइस रिंग के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक खड़ा था और यहाँ पर अगर हाउस ऑफ ब्लैक ने सभी बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर फैक्ट्री काफी खुश थी। पर सरप्राइजिंगली इसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक ने फैक्ट्री के ऊपर भी अटैक कर दिया और यहाँ पर जो कोई फैक्ट्री और बेस्ट फ्रेंड्स को बचाने के लिए आ गया उसके ऊपर भी हाउस ऑफ ब्लैक ने अटैक कर दिया। और फाइनली रैम के ऊपर खड़े होकर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर्स अब फाइनली कॉन्कर करने वाले हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का मतलब क्या है और हाउस ऑफ ब्लैक के कमबैक के बाद उनकी पहली राइवलरी किसके खिलाफ होती है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि बैकस्टेज में बैठकर बात करते हुए जंगल बॉय कह रहे थे कि जंगल बॉय ने अपने करियर का सबसे बेस्ट मैच अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ दिया है और जंगल बॉय यहाँ पर लुचासोरस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार लुचासोरस उनके दोस्त थे, इसलिए जंगल बॉय लुचासोरस के साथ इतनी ग्रेट मोमेंट शेयर करने के लिए अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं। और अब जंगल बॉय लुचासोरस से आगे बढ़कर अपने करियर के अंदर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर जंगल बॉय ने कही तो देखना पड़ेगा कि जंगल बॉय के साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि ईथन पेज यहाँ पर आकर बातें करते हुए कह रहे थे कि ईथन पेज वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट जीतकर एमजेएफ के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं और ईथन पेज बनने वाले हैं नए वर्ल्ड चैंपियन। जिसके बाद यहाँ पर रिकी स्टार्क्स भी आ गए और यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का फाइनल शुरू हुआ, जहाँ पर रिकी स्टार्क्स ईथन पेज को फेस कर रहे थे। और इस मैच के लिए रिकी स्टार्क्स अपने बॉडी के ऊपर पट्टियां बांध कर आए थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि रिकी स्टार्क्स इस टूर्नामेंट के पहले मैचेस में काफी डैमेज हुए थे। और इस चीज का फायदा उठाकर ईथन पेज ने पूरे के पूरे मैच के अंदर रिकी स्टार्क्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन फिर भी रिकी स्टार्क्स किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे, जो देखकर ईथन पेज एप्रन के ऊपर रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन स्टार्क्स ने रिवर्स कर दिया। और इसके बाद रिकी स्टार्क्स ने भी इस मैच के अंदर ईथन पेज के ऊपर बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स लगाए, जहां पर एक टाइम के लिए रिकी स्टार्क्स ईथन पेज के ऊपर सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए, पर स्ट्रोकली हैथवे ने ईथन पेज को साइड में खींच लिया, जिससे कि रिकी स्टार्क्स खुद ही जाकर रैम के ऊपर टकरा गए। और ये चीजें रेफरी ने देख ली, इसलिए रेफरी ने यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जो देखकर ईथन पेज तो काफी गुस्सा थे। पर इसके बाद जैसे ही ईथन पेज रिंग के अंदर आए, वैसे ही ईथन पेज के ऊपर अटैक करते हुए रिकी स्टार्क्स ईथन पेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि रोशैम्बो लगाने के लिए जा रहे थे, पर रिकी स्टार्क्स खुद ही काफी डैमेज थे, इसलिए रिकी स्टार्क्स ऐसा नहीं कर पाए, जो देखकर ईथन पेज ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और ईथन पेज रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर रिकी स्टार्क्स इसे रिवर्स कर पाए। और रिकी स्टार्क्स को पता था कि वो ईथन पेज के ऊपर अपना फिनिशर रोशैम्बो नहीं लगा पाएंगे, इसलिए रिकी स्टार्क्स ने ईथन पेज के ऊपर लगातार 2 बार अपनी सिग्नेचर यानी कि स्पीयर लगाई और यहाँ पर ईथन पेज को पिन कर रिकी स्टार्क्स ने मैच जीत लिया है। और गाइस रिकी स्टार्क्स फाइनली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब एमजेएफ का पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंस रिकी स्टार्क्स के खिलाफ होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि वार्डलो बैकस्टेज में बैठकर बातें करते हुए कह रहे थे कि वार्डलो को फुल गियर पेपर के ऊपर लास्ट चीज याद थी कि वार्डलो अपनी पावर बम सिम्फनी दे रहे हैं, पर सरप्राइजिंगली आउट ऑफ नोवेयर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप हार गए। पर जब फाइनली वार्डलो ने फुल गियर पेपर का रिप्ले देखा तब वार्डलो को यह पता चला है कि समाओ जो ने चैंपियनशिप लेकर वार्डलो के ऊपर अटैक किया था, जो चीज समाओ जो को सबसे स्केरियस्ट सुपरस्टार नहीं बनाती बल्कि सबसे स्केर्ड सुपरस्टार बनाती है, क्योंकि समाओ जो ने पीछे से टाइटल लेकर वार्डलो के ऊपर अटैक किया था और रियल मैन ऐसा नहीं करते। और इसलिए वार्डलो का कहना है कि समाओ जो अब भी रियल TNT चैंपियन नहीं है, क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप सीधी तरीके से नहीं जीती बल्कि चीटिंग कर जीती है। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे वार्डलो और समाओ जो के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें दिखाया गया
कि कैसे बाओ वाओ रैपर के कॉन्सर्ट के अंदर जेड कारगिल बाओ वाओ को कन्फ्रंट करने के लिए गई थी, पर वहां पर बाओ वाओ ने अपने पावर्स का इस्तेमाल कर जेड कारगिल को उनके कॉन्सर्ट से इजेक्ट कर दिया, जो अपने स्टोरी की साइड AEW कंपनी ने दिखाई। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे बाओ वाओ और AEW कंपनी के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि बैकस्टेज में जेड कारगिल का इंटरव्यू लेते हुए रेने पिकेट जेड कारगिल से पूछ रही थी कि बाओ वाओ के साथ हुए इंसिडेंट के ऊपर जेड कारगिल का क्या कहना है, जिस पर जेड कारगिल ने कहा कि उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। पर यहाँ पर जेड कारगिल इस चीज के लिए काफी खुश है कि जेड कारगिल को उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप वापस मिल चुकी है, और इसलिए जेड कारगिल फिलहाल में सिर्फ पार्टी करने वाली है। और बाओ वाओ के खिलाफ बात करने के लिए जेड कारगिल का पर्सनल एडवोकेट यानी कि मार्क स्टर्लिंग है, जो बात यहाँ पर जेड कारगिल ने कही और जेड कारगिल यहाँ चली गई। पर यहाँ पर कियारा होगन के एक स्टेटमेंट के ऊपर साइन लेते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि कियारा होगन ने जेड कारगिल को उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप वापस पाने के लिए मदद नहीं की, इसीलिए कियारा होगन की सर्विस अब जेड कारगिल को नहीं चाहिए। जो बातें कहकर मार्क स्टर्लिंग ने कियारा होगन के एक स्टेटमेंट के ऊपर साइन ले ली है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या कियारा होगन बैडीज की मेंबर है या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट और डेथ ट्रायंगल के बीच का ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए सेकंड डाउन मैच देखने को मिला। और गाइज मैंने आपको बताया है कि इस वीक का डायनामाइट शो शिकागो के अंदर है, यानी कि सीएम पंक के होम टाउन के अंदर। इसलिए जब एलीट इस मैच के लिए अपना एंट्रेंस कर रही थी, तो यहाँ पर एलीट के एंट्रेंस से लेकर इस पूरे के पूरे मैच के अंदर सभी लोगों ने यहाँ पर दिलीट को काफी बू किया और सभी लोग यहाँ पर दिलीट के अगेंस्ट चले गए थे, जिससे कि द एलीट इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक तरीके से एक हील टैग टीम थी। और द एलीट ने भी इस पूरे के पूरे मैच के अंदर सीएम पंक का भी काफी मजाक उड़ाया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही केनी ओमेगा और रे फिनिक्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और यहाँ पर केनी ओमेगा रे फिनिक्स से पूछ रहे थे कि रे फिनिक्स ने फुल गियर पेपर के ऊपर ओमेगा के ऊपर हैमर से अटैक क्यों किया, जिसके लिए रे फिनिक्स ने केनी ओमेगा को सॉरी कहा। पर ओमेगा सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार ओमेगा और फिनिक्स इनके बीच में एक हैंडशेक हुआ। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ओमेगा ने रे फिनिक्स के ऊपर एक काफी खतरनाक वी ट्रिगर लगा दी, जिससे कि हम समझ सकते थे कि यहाँ पर केनी ओमेगा काफी खुश नहीं थे। और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही द एलीट ने इस मैच के अंदर पूरे के पूरे डेथ ट्रायंगल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस इसके बाद तो इस मैच के अंदर हमें हर बार की तरह ही काफी बढ़िया बढ़िया मूव्स और काफी बढ़िया बढ़िया सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं। पर इस मैच के अंदर देखने लायक सुपरस्टार थे पाक, क्योंकि फुल गियर पेपर के ऊपर शायद पाक की नोज इंजर्ड हुई थी, और इसलिए पाक इस मैच के अंदर एक मास्क पहन कर आए थे। और इस वीक लिंक का फायदा उठाकर द एलीट ने काफी देर तक डेथ ट्रायंगल के ऊपर अटैक किया, और एक टाइम के लिए सीएम पंक को मॉक करते हुए मैट जैक्सन इस मैच के अंदर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए, पर मैट जैक्सन खुद से स्लिप होकर गिर गए। जो इंसिडेंट हमने फुल गियर पेपर के ऊपर सीएम पंक के साथ होता हुआ देखा था, और इससे पूरा का पूरा क्राउड द एलीट को काफी बू कर रहा था। और यहाँ पर द एलीट पूरी तरीके से हील टैग टीम बनकर मैच रसल कर रही थी, जहाँ पर ये मैच तो काफी अच्छा चला, और फिर एक बार ये मैच प्रोबेबली मैच ऑफ द नाइट हो सकता है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा और निक जैक्सन और लूचा ब्रोस रिंग के बाहर थे, और इनके अंदर मैट जैक्सन और पाक थे, जहाँ पर पाक मैट जैक्सन को पिन करने के लिए गए, पर मैट जैक्सन ने पाक के ऊपर रेफरी की पीठ पीछे एक लो ब्लो लगा दिया। और यहाँ पर मैट जैक्सन पाक के ऊपर एक हैमर से अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर मैट जैक्सन के पीछे से यहाँ पर पेंटा आ गए, और पेंटा ने मैट जैक्सन के ऊपर अपने हैमर से अटैक कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर मैट जैक्सन को पिन कर पाक ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि अब सीरीज के अंदर डेथ ट्रायंगल 2-0 से आगे है। पर गाइस ये रिजल्ट देखकर यहाँ पर रेफरीज काफी खुश नहीं थे, क्योंकि रेफरीज को लग रहा था कि शायद वो अपना मैच जीतने के लिए सिर्फ एक ही बार हैमर का इस्तेमाल करने वाले हैं, पर उन्होंने अपना मैच जीतने के लिए बार बार हैमर का इस्तेमाल किया, इसलिए रेफरीज पेंटा के ऊपर काफी गुस्सा थे। लेकिन पाक ने इन दोनों को शांत किया। तो अब देखना पड़ेगा कि डेथ ट्रायंगल इस तरीके से मैचेस जीत रही है, तो इसके ऊपर रेफरीज क्या कहते हैं, और क्या द एलीट इस टूर्नामेंट के अंदर अपना कमबैक कर पाएगी या नहीं। पर इसके बाद हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि रेने पिकेट एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए आई थी, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए रेने पिकेट ने बताया कि AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन थंडर रोजा और AEW कंपनी एक काफी म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर पहुंची है, और प्रोबेबली थंडर रोजा को AEW कंपनी के अंदर कमबैक करने के लिए काफी टाइम लगने वाला है, और इसलिए AEW कंपनी ने थंडर रोजा को अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने के लिए कहा, और थंडर रोजा ने अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है, जिससे कि अब जेमी हेटर इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन नहीं बल्कि ऑफिशियल AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है। और टोनी स्टॉर्म की इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल रेन एज ऑफिशियल विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल रेन रिकॉग्नाइज की जाएगी। जो अनाउंसमेंट यहाँ पर रेने पिकेट ने की, तो देखना पड़ेगा कि आगे थंडर रोजा के साथ क्या होता है। पर इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच के लिए आई थी, जहाँ पर ये दोनों टाई कॉन्टी और एनर्जी और स्काई ब्लू और वीरो नाइटिंगेल को एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच के अंदर फेस कर रही थी। जो मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर करवाने के पीछे का मेन रीजन क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता, पर गाइस कहना पड़ेगा कि मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहाँ पर शुरुआत में तो ये मैच काफी स्लो पेस चला, पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और अपनी एंडिंग की तरफ गया वैसे वैसे इस मैच के अंदर इस मैच के सभी सुपरस्टार्स ने अपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, और सभी विमेंस ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही तगड़े तगड़े स्ट्राइक्स लगाए। और फिर एक बार ये AEW कंपनी के विमेंस के अंदर एक मल्टीपर्सन मैच था, इसलिए गाइस ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था।
और AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच देने के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर जेमी हेटर ने स्काई ब्लू के ऊपर एक काफी खतरनाक बैक ब्रेकर लगा दिया, जिसे फॉलो अप करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने स्काई ब्लू के ऊपर अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगा दिया और यहाँ पर स्काई ब्लू को पिन कर जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच प्रोबेबली जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर के लिए विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद एक वार्म अप मैच था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर के साथ क्या होता है और जेमी हेटर की विमेंस चैंपियनशिप के लिए पहली चैलेंजर कौन होती है। पर गाइस जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में टॉप फ्लाइट और एफटीआर का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए एफटीआर ने टॉप फ्लाइट से कहा कि एफटीआर ने टॉप फ्लाइट को देखा है और एफटीआर चाहते हैं कि एफटीआर की रिटायर होने के बाद टॉप फ्लाइट इस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टैग टीम रेसलिंग को एक अलग ही लेवल के ऊपर ले जाए और एफटीआर टॉप फ्लाइट को एडमायर करती है, जो बात यहाँ पर एफटीआर कर रही थी। लेकिन यहीं पर बात करते हुए टॉप फ्लाइट ने कहा कि अगर एफटीआर टॉप फ्लाइट को एडमायर करती है तो टॉप फ्लाइट एफटीआर को उनके रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहती है, जो चैलेंज भी एफटीआर ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब एफटीआर और टॉप फ्लाइट के बीच में ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है, क्योंकि एक टैग टीम हाई फ्लाइंग टैग टीम है और दूसरी टैग टीम एक क्लासिक टैग टीम है जो कि हाई फ्लाइंग मूव्स नहीं लगाती। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द क्लेम्ड आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम के पास तीन खुशखबर है। पहली तो ये कि द क्लेम ने अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लिए है, दूसरी ये कि द क्लेम ने कीथ ली और स्वर्ट स्ट्रिकलैंड को ब्रेकअप कर दिया है और तीसरी ये कि बिलिगन के हाथ ठीक हो चुके हैं और बिलिगन सीजर कर सकते हैं, जो बात यहाँ पर द क्लेम ने कही। और इसके बाद यहाँ पर द क्लेम सीजर करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर जेरिथल सतनाम सिंह और संजय दत्त आ गए और यहाँ पर बात करते हुए जेरिथल सतनाम सिंह और संजय दत्त ने कहा कि वो नहीं चाहते कि द क्लेम उनके मुंह से अपना नाम निकाले, पर सरप्राइजिंगली द क्लेम ने ऐसा नहीं किया था। पर फिर भी यहाँ पर आकर बात करते हुए जेफ जैरेट ने कहा कि अगर द क्लेम फिर एक बार उनके मुंह से सतनाम सिंह, जेरिथल और संजय दत्त का नाम निकालती है तो जेफ जैरेट द क्लेम को गाना बनाने के लिए इस बार उनके गिटार से उनकी मुलाकात करवा देंगे, जो बातें यहाँ पर जेफ जैरेट ने कही। जो चीज यहाँ पर क्या हुई मुझे तो नहीं पता चली, पर इसके बाद द क्लेम ने यहाँ पर सिजरमी करते हुए एक सेलिब्रेशन किया और द क्लेम यहाँ से चली गई। तो अब देखना पड़ेगा कि द क्लेम के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद AEW कंपनी ने अपने अगले डायनामाइट शो और अपने अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना और ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर ही क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW कंपनी का एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पता चलती है। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसीलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें क्रिस जेरिको अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर टोमोहिरो इशी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे टफेस्ट मैच था और ये मैच देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यहाँ पर WWE के गंथर वर्सेस गंथर मैच देख रहा हूँ, क्योंकि गाइज इस पूरे के पूरे मैच के अंदर जेरिको और टोमोहिरो इशी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक चॉप्स लगाए हैं और गाइज ये चॉप्स तो इतने खतरनाक थे कि जेरिको के चेस्ट से यहाँ पर काफी खून बह रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना स्ट्राइकिंग फेस्ट था और इस मैच के अंदर कितने डेंजरस स्ट्राइक्स किए गए थे। लेकिन इस सब के बाद भी ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच चला, जहाँ पर जेरिको और टोमोहिरो इशी ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग स्टाइल के अंदर रसल करते हुए ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर किया है और जेरिको ये मैच काफी जल्दी खत्म करना चाहते थे, इसलिए बार बार जेरिको टोमोहिरो इशी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, जहां पर जेरिको ने टोमोहिरो इशी के ऊपर कोड ब्रेकर भी लगा दिया, पर फिर भी टोमोहिरो इशी ने किक आउट कर दिया और टोमोहिरो इशी जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर ब्रेन बस्टर लगाने के लिए जा रहे थे, पर जेरिको ने इसे रिवर्स कर टोमोहिरो इशी के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि लॉयन टेमर लगा दिया, जिस पर सरप्राइजिंगली टोमोहिरो इशी ने एक मिडिल फिंगर दिखाई, लेकिन फाइनली यहाँ पर टोमोहिरो इशी ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जेरिको ने ये मैच जीत लिया है और जेरिको स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर जेरिको के अपनी हर बार के ट्रेडिशन की तरह ही जेरिको ये मैच खत्म होने के बाद कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के कमेंटेटर के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर क्लूडियो ने यहाँ पर आकर जेरिको के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया, जो देखकर जेरिको यहाँ से भाग रहे थे। और ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। जो शो आपको कैसा लगा या आप मुझे कमेंट कर बताइए, पर मेरे हिसाब से इस वीक का डायनामाइट शो एक ठीक ठाक सा डायनामाइट शो था और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?